Welcome to CA Wisdom channel. So we are going to take chapter number 7 today. Okay. So let's say what is chapter number 7. So chapter number 7 is all about organization structure and strategic leadership. Okay, we will study what is organization structure and what is strategic leadership. Okay. So a competitive advantage is created when there is a proper match between strategy and structure. So स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर एकदम प्रॉपर होगा तो हमारा पास क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा. ओके. सेलेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल्स दैट रिजल्ट इन इफेक्टिव implementation of chosen strategies is a fundamental challenge for managers, especially top level managers. So प्रॉपर स्ट्रैटेजीज, ओके, प्रॉपर स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना या फिर कंट्रोल्स बनाना वो बहुत चैलेंज होता है टॉप लेवल मैनेजर्स के ऊपर. ओके. सो इन टुडेज एमर्जिंग बिजनेस सिनारियो, skills related to strategic, organizational and leadership processes are necessary. Okay. So organizational, leadership या strategy related skills बहुत important हो गया है nowadays. Okay. Changes in corporate strategy often require changes in the way an organization is structured for two major reasons. Okay. So structure किसके ऊपर डिक्टेट करता है? So structure या डिपेंड करता है. Structure largely dictates on how operational objectives and policies will be established to achieve the strategic objectives. Second, how resources will be allocated to achieve strategic objectives. Okay. So first one says how operational objectives and policies will be established to achieve the strategic objectives. So हम लोगों ने set of strategic objectives बनाया रहेगा, एक objective रहेगा, वो कैसा ऑपरेशनल डिवीजन कैसा सक्सेसफुली एस्टैब्लिश कर पाएगा, दैट इज स्ट्रक्चर मेनली सेज. ओके. सेकेंड, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसा करना है वो भी स्ट्रक्चर बता देगा. ओके. सो अकॉर्डिंग टू चैंडलर, सो चेंजेस इन स्ट्रैटेजी लीड टू चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सो बोलते हैं कि कुछ स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस लाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी चेंजेस लाना पड़ेगा. ओके. या अपने आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगा. ओके. सो स्ट्रक्चर शुड बी डिज़ाइन और रीडिज़ाइन टू फैसिलिटेट द स्ट्रैटेजिक परस्यूट ऑफ अ फर्म एंड देयरफॉर स्ट्रक्चर शुड फॉलो स्ट्रैटेजी. सो स्ट्रक्चर शुड ऑलवेज फॉलो स्ट्रैटेजी. ओके. सो चैंडलर ने एक स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप बताया. स्ट्रैटेजी कैसा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है. सो जब नया स्ट्रैटेजी फॉर्म किया जाता है तभी बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आता क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस डिक्लाइन होता है कभी. तभी नया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम लोग एस्टैब्लिश किया जाता है एंड फिर जैसे वो इम्प्रूव हो जाएगा, वापस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगा तो हम और नया नया स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करते हैं एंड दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन. ओके. एवरी फर्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूमरस एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस, but no firm could change its structure in response to each of these forces, because to do so would lead to disorder or chaos. Okay. सो कुछ स्ट्रक्चर चेंज करेगा तो बहुत सारा डिफ़िकल्टीज, बहुत सारा डिसऑर्डर फेस करना पड़ेगा, बहुत सारा केओस फेस करना पड़ेगा. दैट्स वाई बहुत सारे फर्म स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर पाते हैं. ओके. However, when a firm changes its strategy, the existing organizational structure may become ineffective. So जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जैसा भी है तो वैसे चल रहा है, बट जैसे नया कुछ स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने जाएगा तो वो जो भी ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो जैसा भी है वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा. दैट्स वाई इट विल बिकम इनइफेक्टिव. ओके. सो चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन फैसिलिटेट strategy implementation efforts, but changes in structure should not be expected to make a bad strategy good, to make a bad managers or good, or to make bad products sell. Okay. If a proposed strategy required massive structural changes, it would not be an attractive choice. So ऐसा कुछ strategy बना जहाँ बहुत
मैसिव तरीके से स्ट्रक्चर चेंजेस की ज़रूरत है. सो उसको अडेप्ट करना या उसको चूज़ करना, इट विल नॉट बी अ प्रॉपर वे. ओके, वो स्ट्रैटेजी को आगे फॉरवर्ड करना. ओके, it will not be a attractive choice. Okay, in this way structure can shape the choice of strategy, forward and backward linkages, as we already studied in chapter number 8. Okay, so but a more important concern is determining what types of structural changes are needed to implement new strategies and how these changes can best be accomplished. Okay, symptoms of an ineffective organizational structure include too many levels of management, ज़्यादा मैनेजमेंट होना या फिर ज़्यादा कंट्रोल होना, या फिर too many unachieved objectives, too many meetings attended by too many people, too many attention being directed towards solving interdepartmental conflicts. So these are some of the symptoms of ineffective organizational structure. Okay, now let's see types of organization structure. So there are many organization structure and we have to study each and every one. So simple structure, functional structure, divisional structure, multi-divisional structure, SBU structure, matrix structure, network structure, hourglass structure. Okay, so these are some of the types of organization structure. Okay, so let's go for simple structure. So introduction. Simple organizational structure is most appropriate for companies that follow a single business strategy and offer a line of products in a single geographic market. Okay, सो जो सिंगल बिजनेस में है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस प्रोसेस या बिजनेस नहीं है, या फिर एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट में है और सिंगल जोग्राफिक मार्केट है, तो वहाँ हम सिंगल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लगा सकते हैं. ओके, a simple structure is an organizational form in which the owner manager makes all decisions directly and monitors all activities while the company staff merely serves as an executor. So यहाँ ओनर और मैनेजर ही काम कर मीन्स डायरेक्शन देते हैं कंपनी स्टाफ को, और कंपनी स्टाफ सिर्फ काम करते हैं बस. ओके, सो दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर. The simple structure also is appropriate for companies implementing focused cost leadership or focused differentiation strategies. Okay, to coordinate more complex organizational functions, companies should abandon the simple structure in favor of the functional structure. Okay, now the functional structure is used by larger companies and by companies with low levels of diversification. So diversification है but कम है और कंपनी बड़ा है, तो वहाँ फंक्शनल स्ट्रक्चर लगाया जा सकता है. सो व्हाट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर? लेट्स सी दैट. So a widely used structure in business organization is functional type because of its simplicity and low cost. Okay, besides being simple and inexpensive, a functional structure also promotes specialization of labor, encourages. The functional structure consists of CEO or MD, corporate staff and functional managers. Okay, so functional structure में CEO होता है, फिर corporate staff होता है, and फिर functional managers होता है. Okay, the functional structure enables the company to overcome the growth related constraints of the simple structure, enabling or facilitating communication and coordination. So यहाँ पर हम सिंपल स्ट्रक्चर को ही बट बेहतर वे में मीन्स कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन भी कराया जा सकता है. हाउएवर कंपेयर टू द सिंपल स्ट्रक्चर देर आर ऑल्सो सम पोटेंशियल प्रॉब्लम्स. सो यहाँ प्रॉब्लम्स भी होता है. ओके, डिफरेंसेस इन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एंड ओरिएंटेशन में डिले कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन. सो यहाँ पर एज देर इज़ नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन या एक हायरार्की होता है. सो एक डिले कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन डिले हो सकता है एंड कोऑर्डिनेशन भी शायद थोड़ा प्रॉपर नहीं हो सकता. ओके,
Thus, the CEO must integrate functional decision making and coordinate actions of the overall business across functions. Okay. Functional specialists often may develop a narrow perspective, losing sight of the company's strategic vision and mission. So functional मतलब functional managers होगा तो क्या होगा, means basically they will focus on their function, एक function के ऊपर strategies सब बनाएंगे, okay, and they will create their own vision and mission according to that function, and they might at somehow at the background they can or they may miss the strategic vision and mission of the company as a fundamentally. Okay, when this happen, this problem can be overcome by implementing the multi-dimensional structure. So ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पर हम मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर लगाया जा सकता है. ओके, so divisional structure, let's study what it is. So as a firm grows year after year, it faces difficulty in managing different products and services in different markets. Some form of divisional structure generally becomes necessary to motivate employees, control operations, and compete successfully in diverse location. Okay. सो कहाँ कहाँ डाइवेशनल और डिविजनल स्ट्रक्चर नेसेसरी होता है, जहाँ एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना पड़ता है या फिर कंट्रोल करना पड़ता है, जहाँ पर या फिर डाइवर्स लोकेशन में काम करते हैं, तो वहाँ पर हमें डिविजनल स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है. द डिविजनल स्ट्रक्चर कैन बी ऑर्गेनाइज इन वन ऑफ द 4 ways: geographic area, product service, customer, process. Okay, with a divisional structure, functional activities are performed both centrally and in each division separately. Okay, so a divisional structure by geographic area is appropriate for organization whose strategies are formulated to fit the particular needs and characteristics of customers in different geographic areas. So certain area में different products की ज़रूरत होता है and certain area में different products की ज़रूरत होता है. So according to that geographic area, a divisional structures are made, like um, in modern cities or in cities, full a whole packet or not packet, you can say a whole shampoos they buy, the person living in such areas they will buy a whole bottle of shampoo, but the person living in in villages, they might buy just sachet of the shampoos. Okay, so that's the example of HUL. Okay, now the divisional structure by product or services is most effective for implementing strategies when specific products or services need special emphasis. So द डिविजनल स्ट्रक्चर बाय प्रोडक्ट या सर्विस. सो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट या सर्विस हम डिवाइड करते हैं स्ट्रक्चर को यहाँ पर. ओके, सो जनरल मोटर्स या PNG, प्रॉक्टर एंड कैम्बल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, a divisional structure by customers. Okay, airline companies have 2 major customer division: passenger and freight or cargo services. So normal passengers के लिए अलग डिवीजन होता है और फ्रेट या कार्गो मतलब गुड्स सर्विसेज के लिए अलग होता है एयरलाइन में. सो अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स ऑल्सो डिविजनल स्ट्रक्चर्स आर डन. A divisional structure by process is similar to a functional structure. Divisional structure accountable for profits or revenues, whereas functional departments are not accountable for profits or revenues. So divisional structure accountable for profits या revenue, मतलब according to the division profits या revenue increase या कम होते हैं, but functional departments are not accountable for profits or revenues. Okay, now advantages of divisional structure. So advantages क्या, accountability है, हमें मालूम पड़ सकता है कौन सा डिविजन की वजह से
कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है. करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैनेजर्स, ओके, प्रमोशन मिल सकता है उनको. एम्प्लॉय मोराल इज जनरली हायर इन अ डिविजनल स्ट्रक्चर देन इट इज़ इन द सेंट्रलाइज structure. Okay, now limitation of divisional structure. So divisional structure is costly, बहुत costly है. Each division requires functional specialists who must be paid. Second, there exists some duplication of staff, services, facilities and personnel. Third, manager must be well qualified because the divisional design forces delegation of authority. Better qualified individuals requires higher salaries. And the last one is difficulties to maintain consistency. Now multi-divisional structure. So multi-divisional structure और M form भी बोला जाता है. M form structure is composed of operating divisions where each division represent a separate business. So हर एक division separate business माना जाता है यहाँ multi-divisional में. Okay, to which the top corporate officers delegates responsibility for day-to-day operation and business unit strategy to division managers. So टॉप कॉर्पोरेट्स डे टू डे ऑपरेशन दिया जाता है, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको. एंड फिर बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजिक डिवीजन मैनेजर को दिया जाता है. बिजनेस पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट बिजनेस रिलेटेड स्ट्रेटेजी बनाने का है तो डिविजनल मैनेजर्स को दिया जाता है. ओके, मल्टी डिविजनल और एम फॉर्म स्ट्रक्चर वॉज डेवलप इन दी 1920s. ओके, so in response to coordination and control related problem in large firms, so ज़्यादा coordination और control होने के लिए ये M division लाया गया है. ओके, M form लाया गया है. Because of that, top manager become over involved in solving short run problems and neglecting long term strategic issues. So multi divisional structure calls needed for multi divisional किन के लिए ज़रूरत है. क्रिएटिंग सेपरेट डिवीजन, जिनको सेपरेट डिवीजन चाहिए, इज रिप्रेजेंटिंग अ डिस्टिंक्ट बिजनेस. एच डिवीजन वुड हाउस इज फंक्शनल हायरार्की. सो एक पर्टिकुलर डिवीजन के अंदर ही एक हायरार्की, एक कंप्लीट हायरार्की होगा, एक फंक्शनल हायरार्की होगा. डिवीजन मैनेजर वुड बी गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग डे टू डे ऑपरेशन. सो यहाँ पर डिवीजन मैनेजर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है डे टू डे ऑपरेशंस का रिलेटेड वर्क. A small corporate office that would determine the long-term strategic direction of the firm and exercise overall financial control over the semi-autonomous divisions. Okay. Now SBU. So what is SBU? SBU is Strategic Business Unit. So एक कॉर्पोरेट लेवल होता है एंड उसके अंदर डिविजन्स होता है. बिजनेस डिवीजन और बिजनेस होता है सोप्स, फर्नीचर, एडिबल अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. एंड उसके अंदर फंक्शनल लेवल्स होता है. डिफरेंट फंक्शंस एक डिवीजन के अंदर काम करते हैं. ओके, सो एक पर्टिकुलर बिजनेस, ओके, एक डिवीजन जो बिजनेस बेस्ड है, एक ही बिजनेस बेस्ड को एक पूरा कंप्लीट डिवीजन दिया, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट. ओके, सो लेट्स सी. The concept is relevant to multi-product, multi-business enterprises and SBU is a grouping of related business. जो related businesses होते हैं उनका grouping किया जाता है तो उनको बोलते हैं SBU. ओके, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट. सेम स्ट्रैटेजी जो लगाते हैं, ऐसे बिजनेसेस जहाँ सेम स्ट्रैटेजी लगाते हैं उनको बोलते हैं SBU. ओके, it is impractical for an enterprise with a multitude of businesses to provide separate strategic planning treatment to each one of its products or business. So बहुत डिफ़िकल्ट होता है अलग अलग सेपरेट प्लानिंग देना टू सेपरेट बिजनेस. सो जो सिमिलर बिजनेस है उनको एक पर्टिकुलर प्लान या स्ट्रैटेजी दिया जाता है तो उनको SBU में क्रिएट किया जाता है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स में डाला जाता है. It has to necessarily divide business into a manageable number of strategically related business units and then take them up for strategic planning. A SBU structure consists of at least 3 levels, with a corporate headquarters at the top, SBU groups at the second level,
and divisions grouped by relatedness within each SBU at the third level. Okay, fine. Individual SBUs are treated as profit centers and controlled by corporate headquarters. So individual SBUs को profit center भी माना जाता है and accordingly control किया जाता है by the corporate headquarters. The SBU structure is composed of operating units where each unit represents a separate business to which the top corporate officer delegates responsibility for day-to-day operation and business unit strategy to its managers. Now characteristics of SBU. So characteristics of SBUs देखते हैं. Single business or collection of related business that can be planned for separately. Has its own set of competitors, has a manager who is responsible for strategic planning and profit, helps comparisons between divisions, and last one is improving the allocation of resources. Okay, fine. Now matrix structure, let's see. So a matrix structure is the most complex of all designs because it depends upon both vertical and horizontal flows of authority and communication, hence the term matrix. Okay, now in matrix structure, functional and product forms are combined simultaneously at the same level of the organization. So I will give an example first and then we will study the matrix structure. So let's assume एक बिजनेस है जहाँ एक पर्टिकुलर सोप बनता है डिफरेंट तरीके से एंड पर्टिकुलर शैम्पूज बनता है और फूड आइटम्स इट्स डिफरेंट. ओके, सो फूड आइटम्स बनता है विच आर डिफरेंट. ओके, बट दोनों का जो मैनेजर होगा वो सेम होगा. ओके, या फिर फंक्शनल लेवल का सीईओ होगा या फिर सीईओ होगा, वो दोनों का सेम होगा. ओके, सो दैट इज मैट्रिक्स structure. Okay, employees have two superiors. Okay, a product or project manager, usually temporary, a functional manager, home department, or reasonable permanent. Okay, reasonably permanent. Matrix structure combines the stability of the functional structure with the flexibility of the division by product form. People from these functional units are often assigned temporarily to one or more product units or projects. Okay, so एक यूनिट या दो यूनिट के लिए एक जन को असाइन किया जाता है. The product units or project are usually temporary and act like divisions. Okay. Despite its complexity, the matrix structure is widely used in many industries including construction, healthcare, research and defense. Now comes the network structure. So let's see. So network structure could be termed as non-structure by its virtual elimination of in-house business function. So ये in-house नहीं होता, इसके लिए इसे non-structure भी बोला जाता है. सो मेनी एक्टिविटीज़ आर आउटसोर्स. यहाँ पर नेटवर्क मीन्स नेटवर्क आगे बढ़ाया जाता है कम्युनिकेशन. दैट मीन्स आउटसोर्सिंग बहुत किया जाता है यहाँ पर सर्विसेज या प्रोडक्ट्स. अ कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन दिस मैनर इज़ ऑफन कॉल्ड अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. सो यहाँ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आके साथ में काम कर रहे हैं, तो उसको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन ही बोला जाएगा या फिर एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाएगा. ओके, द नेटवर्क स्ट्रक्चर बिकम्स मोस्ट यूजफुल व्हेन द एनवायरनमेंट ऑफ अ फर्म इज अनस्टेबल एंड इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन सो. अंडर सच कंडीशन देयर इज यूजुअली अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर इनोवेशन एंड क्विक response. Instead of having salaried employees, it may contract with people for a specific project or length of time. Okay, like freelancing. Okay,
Rather than being located in a single building or area, an organization business function are scattered worldwide. Companies like Airtel use the network structure in their operation function by subcontracting manufacturing to the other companies in low cost. So most of the companies they like hire um, customer care services through other organization. Okay, so likewise it happens. Okay, now for advantages, what is the advantages of this network structure? Let's study them. Increase flexibility and adaptability to cope up with rapid technological change and shifting patterns of competencies. Gathering efficiencies from other firms who are concentrating their efforts in their areas of expertise. Limitation of divisional structure. So the availability of numerous potential partners can be a source of trouble. If a particular firm over specializes on only a few functions, it runs the risk of choosing the wrong functions and thus becoming non-competitive. Okay, now that was for network structure. Now let's go to Hourglass structure. So hourglass structure is like the hourglass only. It's wide at the top, narrow or okayish at the middle, and widest is the widest at the bottom. Okay, bottom means functional level. Okay, so note, Wipro proposed for hourglass structure yet to implement. So विप्रो ने अभी तक बोला है कि वो लोग करेंगे hourglass structure यूज़ करेंगे, बट अभी तक इम्प्लीमेंट तो किया नहीं. ओके, so let's see what is hourglass structure. In the recent years, information technology and communication have significantly altered the functioning of organizations. The role played by middle management is diminishing as the tasks performed by them are increasingly being replaced by the technological tools. सो जो मिडिल मैनेजमेंट है उनका रोल कम होते जा रहा है. क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल टूल्स बहुत तेज़ी से रिप्लेस कर रहा है उनको. ओके, दैट्स वाई. The structure has a short and narrow middle management level. Hourglass organization structure consists of three layers with constricted, means very less, middle layer. Information technology links the top and bottom levels in the organization, taking away many tasks that are performed by the middle level manager. Contrary to traditional middle level manager who are often specialists, the managers in the Hourglass structure are generalists and perform wide variety of tasks. Now the advantages of Hourglass structure: reduce cost, middle level को पैसा ही नहीं देना पड़ेगा. Helps in enhancing responsiveness by simplifying decision making. Decision making authority is shifted close to the source of information. Close to the source of information means डायरेक्टली फंक्शनल लेवल से मिल जाते हैं एंड connected to top level. So its decision making authority is shifted close to the source of information so that it is faster. Now limitations of Hourglass. So the promotion opportunities for the lower levels diminishes, okay, significantly. Continuity at same level may bring monotony, okay, and lack of interest, and it becomes difficult to keep the motivation level highs. Organizations try to overcome these problems by assigning challenging tasks, transferring laterally, and having a system of proper rewards or rewards for performance. Okay. Now, strategy supportive culture. So every organization has a unique organizational culture. It has its own philosophy and principle, its own history, values, rituals, own ways of approaching प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग डिसीजन, इट्स ओन वर्क क्लाइमेट. सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिक कल्चर होता है. ओके, सो दैट इज नॉन अ स्ट्रेटेजी सपोर्टिव कल्चर. its own beliefs and thoughts, patterns and practices that define its corporate culture.
So culture can be good and bad, that means culture can be strength or weakness. Okay, so let's see culture as strength. So as a strength, culture can facilitate communication, decision making, control, create cooperation, commitment. So एक अच्छा कल्चर होने से ये सब अच्छे से हो जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. So an organization culture could be strong and cohesive when it conducts its business according to a clear and explicit set of principles, values, which the management devotes considerable time to communicating to employees, and which values are shared widely across the organization. Now, culture as a weakness. So, as a weakness, culture may obstruct the smooth implementation of strategy by creating resistance to change. An organization culture could be characterized as weak when many subcultures exist, few values and behavioral norms are shared, and traditions are rare. Okay, so in such organization, employees do not have a sense of commitment and loyalty with the organization. Okay. सो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है. सो कंपनी का प्रॉब्लम कल्चर, मतलब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं. ओके, सो प्रॉब्लम कल्चर को चेंज करना तो कैसे कर सकते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू डायग्नोस, पहला चेक करना. ओके, सेकेंड, मैनेजर्स हैव टू टॉक ओपनली एंड डायरेक्टली. ओके, third, the talk has to be followed swiftly. Okay, and the last one is revising policies and procedure. In this way you can change it. Okay, the problem culture. Now, leadership styles. Okay, so strategic leadership sets the firm's direction by developing and communicating vision of future, formulate strategies in the light of internal and external environment, brings about changes required to implement strategies, and inspire the staff to contribute to strategy execution. So लोग ज़्यादा फॉर्मुलेट करेंगे, विजन बताएंगे. ओके, अकॉर्डिंग टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे स्ट्रैटेजीज, वो लोग इंस्पायर करेंगे स्टाफ को कैसा एग्जीक्यूट करना है. सो दिस आर सम ऑफ द लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक. ओके, a manager as a strategic leader has to play many leadership roles to play. Okay, so as a manager लोग क्या क्या काम करते हैं. So visionary, culture builder, resource acquirer and allocator, policy maker, crisis manager, motivator, spokesperson. So for example, N.R. Narayan Murthy is known as celebrated business leader because of the values he had institutionalized over his tenure as a CEO of इन्फोसिस. ओके, सो बहुत अच्छा लीडर माना जाता है एन.आर. नारायण मूर्ति को, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ ऐसा वैल्यूज पुटअप किया है इन इन्फोसिस एज अ CEO, एज हिज टेन्योर एज अ CEO. ओके, likewise Dhirubhai Ambani, pioneer of Reliance Group, was an icon in himself because of his ability to conceptualize and create sweeping strategies to reach corporate goals and proficiency in implementing his strategic vision. Okay, so a strategic leader has several responsibilities including the following. Let's see what are their responsibilities. So making strategic decisions, formulating policies and action plans to implement strategic decisions, ensuring effective communication in the organization, managing human capital, managing change in the organization, creating and sustaining strong corporate culture, and sustaining high performance over time. Okay, these are some of the responsibility which a strategic leader have. Okay, thus the strategic leadership skills of a company's manager represent resources that affect company performance, and these resources must be developed for the company's future benefit. So leadership style. So there are two styles. Okay, as presented in ICA module, transformational leadership style and transactional leadership style. Okay, we will study both. So transformational leadership style, so let's go through that. Such a leadership motivates followers to do more than originally affected to do by stretching their abilities and increasing their self confidence, and also promote innovation throughout the organization. So यहाँ पर वो लोग दूसरे लोग को मोटिवेट करते हैं कि वो लोग ज़्यादा करे. ओके, ज़्यादा एक्स्ट्रा करे
through their might be through their self confidence, or to promote innovation, or by stretching their abilities. Okay, so these are something. Transformational leadership style has some charisma and enthusiasm to inspire the people, to exert them for the good of the organization. Transformational leadership style may be appropriate in turbulent environment. Okay, in industries at the very start or end of their life cycles. In poorly performing organization, इंडस्ट्री में जहाँ स्टार्ट या एंड ऑफ द लाइफ साइकिल वहाँ ज़रूरत होता है, या इन पोअरली परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन व्हेन देयर इज़ नीड टू इंस्पायर अ कंपनी. सो जब स्टार्ट होता है एक इंडस्ट्री तभी एक लीडर की ज़रूरत होता है, या फिर जब एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, लाइफ साइकिल एंड हो रहा है, तभी भी एक लीडर की ज़रूरत होता है. लाइकवाइज पोअरली परफॉर्म कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन, पोअरली परफॉर्म कर रहा है, तो उनको इंस्पायर करने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की ज़रूरत होता है. ओके, नाउ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल. सो इट प्रेफर अ मोर फॉर्मलाइज्ड अप्रोच. सो ये एक फॉर्मल अप्रोच होता है टू मोटिवेट सेटिंग क्लियर गोल्स विथ एक्सप्लिसिट रिवॉर्ड्स एंड और पेनल्टी. सो यहाँ पर जो फॉर्मल या कन्वेंशनल अप्रोच जो होता है, जैसे कि कुछ चीज़ किया, अच्छा किया तो उनको रिवॉर्ड देना, या कुछ चीज़ बुरा किया तो उनको पेनल्टी करना. ओके, सो ये अप्रोच या ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल बोला जाता है. सो इट फोकसेस मोर ऑन डिजाइनिंग सिस्टम्स एंड कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज एंड आर मोर लाइकली टू बी एसोसिएटेड विथ इम्प्रूविंग द करंट सिचुएशन. ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल में भी अप्रोप्रिएट इन स्टैटिक एनवायरनमेंट. सो जो स्टैटिक है या स्टेबल एनवायरनमेंट है वहाँ ये अप्रोच चलेगा. इन मैच्योर इंडस्ट्रीज एंड इन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर परफॉर्मिंग वेल. जहाँ इंडस्ट्री ऑलरेडी मैच्योर है और ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रहा है तो वहाँ ये भी चलेगा. ओके, इट इज़ सुटेबल फॉर वेल परफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ सुटेबल फॉर वेल परफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन. ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो वेल परफॉर्म, मतलब जो सूटेबल जो वेल परफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर भी ये यूज़ किया जा सकता है. नाउ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंट्राप्रेन्योरशिप. सो लेट्स सी व्हाट इट इज़. ओके, सो हियर I think y'all get through these images only what is the difference between entrepreneur and intrapreneur. Okay, so let's see the differences. So first is entrepreneur. An entrepreneur is a person who search for business opportunity and starts a new enterprise to make use of that opportunity. So सबसे पहला एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जब मेन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उनको सॉल्व करने का कोशिश किया, सो दे आर दी एंटरप्रेन्योर. ओके, एंड स्टार्ट्स अ न्यू एंटरप्राइज टू मेक यूज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी. ओके, an entrepreneur is an individual who conceives the idea of starting a new venture, takes all types of risk, not only to put the product or service into reality but also to make it an extremely demanding one. Okay, an entrepreneur is one who initiates and innovates a new concept, recognizes and utilizes opportunity, faces risk and uncertainties, establishes a startup company, adds value to the product or services, takes decision to make the product or services a profitable one, is responsible for profits or losses of the company. So ये होता है एक entrepreneur की निशानी. Okay, now intrapreneur. So the term entrepreneur and intrapreneur are frequently used in the business world. Many people use these terms interchangeably because they think that they both contain the same element, but however there is a fine line of difference in these terms. So the former, that is entrepreneur, refers to a person who starts his own business with a new idea or concept, but the latter, the intrapreneurs, represent an employee, एक employee होता है who promotes innovation, बिजनेस का तरीका को चेंज करता है. ओके, सो उसको इंट्राप्रेन्योर बोला जाता है, या एकदम लीडरशिप स्किल्स जिनके पास होता है दे आर नॉन एज इंट्राप्रेन्योर, बट उन्होंने क्रिएट नहीं किया रहता, उन्होंने ओरिजिनेट नहीं किया रहता है एक बिजनेस को, बट वो चेंजेस या बहुत लीडरशिप
स्किल दिखाते हैं, दे आर नोन एज इंट्राप्रेन्योर. ओके, इंटरप्रेन्योर रिप्रेजेंट एन एम्प्लॉय हु प्रमोट्स इनोवेशन विद इन द लिमिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. An intrapreneur is nothing but an entrepreneur who operates within the boundaries of an organization. He is an employee of a large organization who is vested or who is given with the authority of initiating creativity and innovation in the company's products, services, and projects, designing the processes, workflows, and systems. The entrepreneur believes in change and do not fear failure at all. Okay. Now, the job of an entrepreneur is extremely challenging. They discover new ideas, look for such opportunities that can benefit the whole organization, and take risks, promote innovation to improve the performance and profitability of the organization. They get recognition and reward for the success achieved by them. It has now become a trend that large corporations appoint entrepreneur within the organization to bring operational excellence and gain competitive edge in the market. So ये अभी तो नॉर्मल हो गया, ज़्यादा इंट्राप्रेन्योर ज़्यादा मीन्स मार्केट में लाया जाता ताकि उनका बिजनेस एंड बिजनेस अच्छा चल सके एंड कुछ कॉम्पिटिटिव एज मिल सके इन दी मार्केट. So this was chapter number 7, that is organization structure and strategic leadership. Okay, we completed it. So thank you for watching it.